नगरी मैक्लोडगंज के प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्थल त्रियुंड 15 मार्च से पर्यटकों के लिए पर्यटन विभाग द्वारा खोल दिया जाएगा। हालांकि त्रियुंड में ज्यादा बर्फबारी होने के चलते जिला प्रशासन द्वारा 3 माह के लिए बंद कर दिया गया था ताकि कोई जान माल का नुकसान न हो सके, लेकिन अब बर्फ पिघल जाने व मौसम के ठीक होने के चलते उसे 15 मार्च से खोलने के निर्देश विभाग ने दे दिए हैं। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए टूरिस्ट की ये बहुत आवश्यक है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जितने भी ट्रैकिंग में जाने वाले इच्छुक व्यक्ति हैं और जितने एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स हैं जो टूरिस्ट को ऐसे ट्रैक्स पे लेके जाते हैं, एक तो इन्फॉर्म हमें भी करें, पुलिस प्रशासन को भी करें और इस जो डेडिकेटेड वेबसाइट है इस पे भी जो क्रेडेंशियल्स हैं और जो अपना टूर प्लान है उसको ज़रूर अपलोड करें ताकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंट्रलाइज तरीके से जो है वो हमें रिसीव हो सके। कि आप सभी को ज्ञात है जो भी डेस्टिनेशन होते हैं उसमें मल्टीपल रूट्स रहते हैं और हर एक रूट पे जो मैन की पर्सनल्स की डिप्लॉयमेंट है, खासकर पुलिस पर्सनल्स की, वो मुश्किल हो पाती है क्योंकि इतना जो है वो हमारे पास व्यवस्था नहीं रहती है। अब जो भी व्यक्ति रूल्स की वायलेशंस में किसी भी ग्रुप को लेके जाता है, एडवेंचर टूर ऑपरेटर नहीं है, एज ए ट्रैवल एजेंसी अपने आप को पोज करके किसी को इस ट्रैक पे लेके जाता है और उसकी जान माल की सुरक्षा को खतरा होता है, तो ना सिर्फ आईपीसी में बल्कि हमारे जो टूरिज्म रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें भी ये प्रावधान है कि कार्रवाई की जा सकती है और उसमें 6 महीने की कैद के अलावा 10,000 तक जो है वो जुर्माना भी किया जा सकता है। अभी सिर्फ 2 ही टूरिस्ट ने इस वेबसाइट को विजिट किया है। एक 13 तारीख मतलब आज का शेड्यूल्ड प्रोग्राम उन्होंने कम्युनिकेट किया है और जो दूसरा है वो 19 तारीख से जो है वो उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि वो खबरू जो ट्रैक है उस पे जाना चाहते हैं। तो अभी 2 ही लोगों ने इस पे जो है लॉगिन किया। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी यूजी इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूर्व राष्ट्रीय मंत्री मांझली ठाकुर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रही। इस मौके पर मांझली ठाकुर ने छात्राओं को संबोधित करते हुए महिलाओं की उपलब्धियों को छात्रों के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों की वीरांगनाओं का उदाहरण देते हुए मांझली ठाकुर ने कहा कि यदि नारी अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग ना करे तो नारी को कभी अबला नहीं माना जाएगा। मांझली ठाकुर ने अरुणिमा सिन्हा पर्वतारोही का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी जीवनी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसी वीरांगनाएं हमारे देश में पैदा हुई हैं। का श्रृंगार नहीं होता, भाई बहन रक्षाबंधन का त्योहार नहीं होता, भाई बहन रक्षाबंधन का त्योहार नहीं होता। रह जाते वो घर आंगन सुने, रह जाते वो घर आंगन सुने, जहाँ पर बेटी का अवतार नहीं होता, जहाँ पर बेटी का अवतार नहीं होता।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सम्माननीय मंच पर विराजमान यहाँ की इकाई अध्यक्षा, इकाई मंत्री और सेंचुरी में जिस भारतवर्ष का परचम आज विश्व के पटल में है, उस भारतवर्ष के देशवासी और निवासी होने का हम सभी को गर्व है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर यह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी आप सभी को बधाई। और आपको बधाई देना चाहती हूं कि आप सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं। एक ऐसा छात्र संगठन जिसने न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व के अंदर अपना लोहा मनवाया है और नौजवान युवाओं को दिशा दशा देने का कार्य आज इस भारतवर्ष के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर कर रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा छात्र संगठन अगर कोई है, विश्व के अंदर कोई अगर सबसे बड़ा छात्र संगठन है, तो वह केवल और केवल विद्यार्थी परिषद है। मिशन साहसी की हम बात करते हैं। मिशन साहसी के तहत आज हजारों लाखों बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य अगर कोई छात्र संगठन कर रहा है, तो वह केवल और केवल विद्यार्थी परिषद है। आज विद्यार्थियों के अंदर देश प्रेम का जज्बा, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर दिखाने का काम अगर कोई संगठन कर रहा है, तो विद्यार्थी परिषद है। चाहे वो रक्तदान शिविर से लेकर, खेल प्रतियोगिता से लेकर, महिलाओं को मंच प्रदान करने से लेकर, युवाओं के अंदर उनकी योग्यताओं को, उनकी हुनर को मंच देने का काम अगर किसी छात्र संगठन ने किया है, तो वह विद्यार्थी परिषद है। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं कि आप सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। मैं स्वयं इस कॉलेज से निकली हुई कार्यकर्ता हूं। इस कॉलेज में मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है। इसलिए कहना चाहती हूं, मंडी का और विद्यार्थी परिषद का अपना गहरा नाता है। मंडी जैसा क्षेत्र, मंडी जैसा यह कॉलेज जिसने हजारों कार्यकर्ता देश और दुनिया को देने का काम किया है, इसलिए भी आप बधाई के पात्र हैं। 21वीं शताब्दी में जब भारत, मैंने कहा, दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, आज उस भारतवर्ष में आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। आज उस भारतवर्ष में महिला दिवस मनाने की आवश्यकता है या नहीं है, यह सोचने की आवश्यकता है। आज हम भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन भारत माता की जय बोलने से पहले इस देश के अंदर बेटियां खत्म कर दी जाती थी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब बेटी है अनमोल और न जाने कितनी योजनाएं बेटियों के उत्थान और उनके विकास के लिए आरंभ की, तो आज देश के अंदर बेटों से ज्यादा बेटियां हैं, जो आप सभी बधाई की पात्र हैं। इसके लिए भी आप बधाई की पात्र हैं। यह मुहिम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर चलाई। इस भारतवर्ष में जहां उठकर मां के चरण वंदन कर। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। जेबीटी बैच वाइज भर्ती से बीएड को बाहर रखा जाए। प्रदेश सरकार 40,000 जेबीटी की पुकार सुनकर राहत दो। जेबीटी को न्याय नहीं मिला तो शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। यही नहीं, अपने हकों के लिए जेबीटी प्रशिक्षित संघ आमरण अनशन पर जाने से भी पीछे नहीं हटेगा। अपने हक के लिए मंगलवार को जेबीटी प्रशिक्षित संघ ने डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजा। जेबीटी प्रशिक्षित संघ के प्रदेश महासचिव जगदीश परियाल ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने इस वर्ग से अन्याय किया है। अब सुक्खू सरकार से उन्हें न्याय की आस है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जेबीटी बैच वाइज भर्ती में बीएड उम्मीदवारों को मौका दिया जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट में इस फैसले पर स्टे है और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित है।
जी हमारा अभी हम डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हमने पुराना मेंशन करा हुआ है जो जेबीटी बैचलर्स की भर्ती हुई है, जिसमें बीएड वालों को शामिल किया जा रहा है, जिसमें हमारे अभी 2011-13 के बैच रहे हुए थे, तो इस बार बीएड वालों की वजह से 2007 और 8 के बैच इन्होंने बुलाए हुए हैं। तो एक तरह की जेबीटी की पोस्टों पर ये शोषण हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये बात लाना चाहते हैं कि हमारे पोस्टों पर जो है बीएड वालों को ना लाया जाए, इसलिए हम डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपते हैं। आज पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों में जो है रैली हो रही है और सभी जिलों से ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। मैम ये नाकामियाँ पुरानी सरकार की रही है, उन्होंने हमारी बातों को नहीं सुना है, और नहीं तो शायद जिस टाइम ये नोटिफिकेशन आई थी 2018 में, उस टाइम ही अगर इसको खारिज कर दिया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो अब हमें नई सरकार से उम्मीद है कि वो हमारे हकों के लिए लड़ेंगे और हमारी आवाज़ों को सुनेंगे। जी जैसे अभी तो हमारा मुख्यमंत्री जी का भी हमारे लिए पॉजिटिव रिस्पांस रहा है, परंतु अगर जल्द हमारी मांगों को नहीं सुना जाता या फिर 18 से पहले जब ये रिजल्ट पे नहीं स्टे मिलता है तो हमें मजबूरन भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। शिमला में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करना पड़ेगा, जिसमें प्रदेश भर में सभी जिलों से सभी डाइट कॉलेज जितने भी सभी कॉलेज हैं सभी से वहाँ पे शिमला में इकट्ठा होंगे और हमें मजबूरन उनसे बैठना पड़ेगा। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। पर्यटकों को ट्रैकिंग पर ले जाने वाले एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स को पर्यटकों, ट्रैकिंग प्लान और डेस्टिनेशन की जानकारी अब पुलिस व पर्यटन विभाग को देनी होगी। यही नहीं, पर्यटन विभाग की वेबसाइट के पोर्टल पर भी ट्रैकिंग रूट सहित पर्यटकों की डिटेल अपलोड करनी होगी। पर्यटकों की सेफ्टी व सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही किस ट्रैकिंग रूट पर कौन सा पर्यटक किस ऑपरेटर के साथ गया है, ट्रैकिंग प्लान क्या है और डेस्टिनेशन क्या रहेगी, इसकी जानकारी प्रशासनिक एजेंसी के पास भी पर्यटक विभाग के पोर्टल के माध्यम से पहुंच सकेगी। यदि कोई ट्रैकर खुद ट्रैकिंग को जाना चाहता है तो वह खुद को भी रजिस्टर्ड कर सकता है। पर्यटक विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विनय धीमान ने बताया कि ट्रैकिंग साइट कोई भी हो, उनके कई रास्ते होते हैं। ऐसे में हर रास्ते पर पुलिस या अन्य कोई व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में नियमों की अवहेलना करते हुए यदि कोई खुद को ट्रैवल एजेंसी के रूप में पोस्ट करके पर्यटकों को ट्रैकिंग के लिए ले जाता है और वहां किसी तरह के जानमाल का खतरा लगता है तो दोषी पाए जाने पर कार्यवाही का भी प्रावधान है, जिसमें न सिर्फ आईपीसी बल्कि टूरिज्म रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी कार्यवाही का प्रावधान है, जिसके तहत 6 माह की कैद व 10,000 रुपए जुर्माना किया जा सकता है। क्योंकि कांगड़ा वैली में जो मिड हिमालय हमारा ये धौलाधार रेंजेस हैं, इसमें लगभग 17 के आसपास ट्रैक्स हैं और इसमें त्रिउंड का ट्रैक जो कि इजी ट्रैक माना जाता है, इस पे काफ़ी टूरिस्ट जो है वो जाना पसंद करते हैं। तो उसे 15 मार्च से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली खोलने का डिसीजन लिया गया है और उसके रिगार्डिंग पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से भी बात हुई है। उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो 15 मार्च से स्थानों पे बन जाएंगी। हमारी एक टूरिज्म की वेबसाइट है himachaltourism.gov.in। वो एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे जो एक इस पोर्टल पे जो भी ट्रैकर इन ट्रैक्स पे जाना चाहता है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। उसका फ़ायदा ये रहता है कि एजेंसीज तक, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, उन तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि कौन पर्सन जो है किस ट्रैक पे कब गया है। सो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए टूरिस्ट की ये बहुत आवश्यक है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जितने भी ट्रैकिंग में जाने वाले इच्छुक व्यक्ति हैं और जितने एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स हैं जो टूरिस्ट को ऐसे ट्रैक्स पे लेके जाते हैं, एक तो इन्फॉर्म हमें भी करें, पुलिस प्रशासन को भी करें और इस जो डेडिकेटेड वेबसाइट है इस पे भी जो क्रेडेंशियल्स हैं और जो अपना टूर प्लान है उसको ज़रूर अपलोड करें ताकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंट्रलाइज तरीके से जो है वो हमें रिसीव हो सके। कि आप सभी को ज्ञात है जो भी डेस्टिनेशन होते हैं उसमें मल्टीपल रूट्स रहते हैं और हर एक रूट पे जो मैन की पर्सनल्स की डिप्लॉयमेंट है, खासकर पुलिस पर्सनल्स की, वो
मुश्किल हो पाती है। आपको बता दें कि मैक्लोडगंज क्षेत्र में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं कि लोग बिना जानकारी दिए ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। ऐसे में हादसे की आशंका बनी रहती है। हालांकि अभी तक पर्यटक व ट्रैक पर्यटन विभाग की वेबसाइट के प्रति जागरूक नहीं है। यही वजह है कि अभी तक मात्र 2 पर्यटकों ने ही विभाग की वेबसाइट को विजिट किया है। लेकिन विभाग को पूरी उम्मीद है कि जल्द ही लोग इस वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण करवाकर ट्रैकिंग करेंगे। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल से पहले विपक्ष ने नियम 67 के अंतर्गत काम रोको प्रस्ताव की मांग की, जिसके अंदर भाजपा ने क्षेत्र विकास विधायक निधि की आखिरी किस्त जारी करने को लेकर चर्चा मांगी। इसके बाद सदन में गहमा-गहमी के बीच बहस चलती रही, मगर बेनतीजा बहस के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि विपक्ष ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव की मांग की और क्षेत्र विकास विधायक निधि को बहाल करने पर चर्चा करने की मांग की थी, लेकिन सरकार की ओर से गोल मटोल जवाब देने की कोशिश की गई, जिसको लेकर विपक्ष ने वॉकआउट करने का फैसला लिया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार ने जिस क्षेत्र विकास विधायक निधि को कोविड-19 के समय में कम किया था, उसे फिर बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया था। जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान इस निधि का 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया था और बची हुई आखिरी 50 साल की राशि चुनावों के बाद जारी होनी थी। जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बदलने के बाद कांग्रेस ने यह राशि रोक दी और बजट का हवाला देते हुए विधायकों को विकास के लिए दी जाने वाली राशि को रोक दिया। जयराम ठाकुर ने सरकार के फैसले को जनता विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के जन विरोधी फैसलों के खिलाफ विपक्ष विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर सरकार का विरोध करता रहेगा। कि ये बहुत ऐतिहासिक घटना है कि हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार का बजट सत्र का पहला दिन और पहले दिन ही ऐसी नौबत आ जाए कि विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की ओर से विधायक के हमारे सदस्यों ने 9 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के अंतर्गत दिया था और उसमें सीधी सी बात बड़ी स्पेसिफिक होकर के कही थी कि जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान किया गया है और इस विधायक क्षेत्र विकास निधि को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार हर वर्ष बढ़ाया है। 1 करोड़ से इसको बढ़ा करके इसको 2 करोड़ तक पहुंचाया और अभी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से विकास में कोई दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो, हमने 3 किस्तें यानी कि 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिया था। अंतिम किस्त हमेशा चुनाव के परिणाम आने के पश्चात जारी होती है। अंतिम किस्त 50 लाख रुपए की जो जारी करनी थी उसका हम इंतजार करते रहे। हमारे माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्र में जा करके लोगों के बीच में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा कर चुके हैं और डिप्टी कमिश्नर के यहाँ पर पत्र लिख करके कई जगह कुछ विधायकों ने लिखित रूप से भी दे दिया कि ये हमने अनाउंस किया है विधायक क्षेत्र विकास निधि में से इस पैसे को जारी किया जाए। लेकिन अभी मालूम पड़ा कि जब एनुअल प्लानिंग की मीटिंग थी उस दौरान मुख्यमंत्री महोदय जी ने वहां पर अपने संबोधन में कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की अंतिम किस्त जारी नहीं करेंगे। हम सोच रहे थे कि इन्होंने कहा है शायद कुछ वक्त बाद इस पर पुनः विचार करेंगे, लेकिन आज फिर से जब जवाब दिया गया तो उस जवाब में भी इन्होंने यही कहा कि अगर रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी तो हम इस पर विचार करेंगे। विचार करने का सवाल ही पैदा नहीं। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट।
जिला मंडी के 4 प्रशिक्षण संस्थानों के जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षु लगातार अपनी मांगों को लेकर कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। मंगलवार को मंडी के सेरी मंच पर जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षुओं ने बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी भर्ती से बाहर करने के लिए धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर सेरी मंच से इंदिरा मार्केट होते हुए जेल रोड उच्च शिक्षा निदेशक के कार्यालय तक रोष रैली निकालकर प्रदेश व जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षुओं ने अपनी मांगों को लेकर उच्च शिक्षा निदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपा। वहीं जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित संघ के जिला अध्यक्ष सबीर खान ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश भर में प्रारंभिक जिला शिक्षा उपनिदेशक कार्यालयों की ओर से शुरू की गई जेबीटी बैच वाइज भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है और उनके लिए असहनीय है और इसका विरोध प्रदेश के सभी डीएलएड शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षु कक्षाओं का निरंतर कई दिन से बहिष्कार करके कर रहे हैं। आज जो है मंडी के अंदर शेरी चांदनी मंच से हमारी जो यूनियन है उसका आह्वान था कि आज सभी शिक्षण संस्थान जो भी जहाँ पर जेबीटी का डिप्लोमा किया जाता है वो सभी जो है एक रोष रैली जो थी, जो ये जेबीटी की जो बैच वाइज भर्ती की जा रही है उसके विरोध में, जिसमें बीएड को जो है पात्र माना गया और वो लोग भी इसमें अंदर अप्लाई कर रहे हैं, उसके विरोध स्वरूप जो है एक रोष रैली का हमने आज आयोजन किया है। ये रोष रैली जो शेरी चांदनी मंच से होते हुए बॉय स्कूल होते हुए ये जो है शिक्षा उपनिदेशक का जो कार्यालय जेल रोड के अंदर है वहाँ तक जाएगी और वहाँ पर हम उनके माध्यम से जो था अपने मांगों का एक ज्ञापन पत्र जो है देश के माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे और उनसे इस ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग ये रख रहे हैं कि जो ये जो जेबीटी की बैच वाइज भर्तियाँ हो रही हैं इससे या तो यथाशीघ्र बीएड डिग्री धारकों को जो है बाहर किया जाए और जो अगर इससे उनको बाहर नहीं करना है तो कम से कम जो है जब तक सुप्रीम कोर्ट का इसके, क्योंकि ये सारा का सारा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और माननीय हाई कोर्ट के अंदर जो है ये लंबित पड़ा हुआ है और वहाँ पर उसका जो फैसला आएगा उसको कम से कम इंतजार करना चाहिए। जब तक वो फैसला वहाँ से नहीं आ जाता तब तक इस भर्ती के ऊपर रोक लगा देनी चाहिए और उसके बाद इसको आगे कार्रवाई में लाना चाहिए। लेकिन अगर वो भी आप नहीं करना चाहते, आपको भर्ती करना इतनी ही अगर जरूरी है तो हम ये इसका अल्टरनेट रह सकता है जो पुराने RNP रूट से जिसमें कि सिर्फ जेबीटी ही इसके लिए पात्र थे, तो जो हमारी गुजारिश रहेगी कि उन्हीं जेबीटी को पात्र मानते हुए इस भर्ती के अंदर योग्य माना जाए और उनको नौकरियां दी जाए। जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ प्रदेश सरकार से मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले तक शिक्षा विभाग को जेबीटी बैच वाइज भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल न किया जाए और जिन जिलों में यह भर्ती हो चुकी है वहां पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय आने तक किसी भी बीएड की नियुक्ति न दी जाए और पुराने RNP रूल्स पर आधारित ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए, जिसमें जेबीटी डीएलएड डिप्लोमा धारियों को उनका हक मिल सके। सेरी मंच पर अपना एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसका हमारा उद्देश्य है कि बीएड वालों को जेबीटी की जो बैच वाइज भर्ती हो रही है उससे बाहर किया जाए। अगर ऐसा ही करना है, बीएड वालों को इसमें भर्ती करना है तो जेबीटी क्यों करवाई जा रही है? हम भी तो एजुकेटेड हैं। अगर बीएड वालों को ये नौकरियाँ दी जाएगी तो हमारी एजुकेशन का क्या फ़ायदा है? हम तो बेरोजगार रहेंगे और हमारा यही मकसद है कि हमारी जो मांग है उसको सरकार सुने और इस पर गौर करे। अगर ऐसा ही किया जाएगा तो बीएड जेबीटी करने का तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। और आज हमारी यहाँ पर सेरी मंच से रैली है और उसके बाद हमारा प्रोटेस्ट रहेगा। उसकी परमिशन हमने कल ADM सर से ली थी तो हमें परमिशन मिल गई है और हम चाहते हैं कि हमारे प्रोटेस्ट का कोई ना कोई फ़ायदा हो। अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जो हमारी मांग है उसको पूरा किया जाए। हमारी सरकार से यही विनती है। जेबीटी का जैसे कि सबको पता कि फैसला जो सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ था, फिर भी ये जो बैच वाइज भर्ती निकाल रहे हैं उसमें इन्होंने फिर से बीएड वाले मिक्स कर दिया। हालांकि ये जायज़ था कि इसमें ऐसे ना होनी चाहिए थी, क्योंकि हमें भी पता है कि केस चला हुआ है तो इसमें भर्ती कैसे निकाल सकते हैं। उसमें 1104 समथिंग 1110 बंदे जो बीएड वाले आए हुए थे, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं था हमारे लिए। अगर ऐसे इंटरमिक्सिंग ही करनी है तो फिर किस लिए अलग लगती हुई जेबीटी वाले भी और बीएड वाले भी। HPSC वो बंद पड़े हुए हैं, ऊपर से HPPSC वो बंद पड़ा हुआ है। हम सब यहाँ पे आते हैं कि थोड़ा गरीब परिवार से होता है कि थोड़ा ऐसा होता है कि थोड़ा सोचते हैं कि मेहनत करके पहुँचेंगे इस जगह पे, लेकिन बाद में अगर ऐसे बीच में अगर धांधली हो रही है हर जगह तो हम जाएंगे कहाँ पे? और हमारी ये उम्र नहीं थी कि हम यहाँ पे धरने वगैरह थे। ये टाइम था कि हमें अपने पैर पे अपने स्टैंड करते, मेहनत करते पढ़ते, लेकिन हमें ये करना पड़ा मजबूरन, क्योंकि हमारे हक में फैसला नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस ने इससे पहले कहा था कि हम अब हमें कांग्रेस आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे फैसला चोट के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कांग्रेस के बड़े आज कितने महीने हो चुके हैं, कोई स्टेप नहीं ले रहा, कोई भी नहीं देख रहा। जो भी PWD के जो बने हुए उन्होंने कहा हुआ था कि हम एक कांग्रेस को मौका दीजिए आने का, उसमें हम खुद आपका फैसला देखेंगे। साल हो गया वो पोस्टें पड़ी हुई वहीं पर, लेकिन किसने भी एक बार भी हमारी तरफ
देखा नहीं हुआ, कैबिनेट मीटिंग्स हो रही है लेकिन कोई फैसला आ ही नहीं रहा कुछ भी। हम कब तक ऐसे करते रहेंगे? इतने सारे बच्चों का जो है ऐसे कंडीशन खराब हो रहा है। तो हालांकि इसकी नज़र देनी चाहिए, सरकार को होना चाहिए कि अपने फैसले पर टिकी रहे और अगर बोला हुआ तो उसको पूरा करके बताया। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। सोलन के चंबा घाट में उद्यान विभाग में बेरोजगार युवाओं के लिए 5 दिवसीय कुंभ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के 4 जिलों के 40 प्रशिक्षु कुंभ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में मशरूम की खाद बनाने से लेकर इसकी सारी बारीकियों को प्रशिक्षुओं को बताया जा रहा है। उद्यान विभाग द्वारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण करीब 40 युवाओं को दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में युवा लाभान्वित होकर मशरूम की खेती को शुरू कर सकेंगे। साथ ही युवा विभाग द्वारा इस पर मिलने वाला उपदान लेकर अपना कुंभ पर सफल व्यवसाय कर सकेंगे ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश की तरफ से किसानों बागवानों के लिए मशरूम का प्रशिक्षण शिविर जो है 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो है यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो है हमारे पास सोलन, शिमला और किन्नौर जिला के जो है 30 बागवान जो है हिस्सा ले रहे हैं और इनको मशरूम की खेती से संबंधित जो है संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी और जो इनको ट्रेनिंग के उपरांत एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मिलता है उसके बेस पे ये मशरूम की खेती करने के लायक, व्यवसाय के तौर पे करने के लायक योग्य हो जाते हैं और इनको विभाग द्वारा चलाई जा रही है स्कीमों से जो है लाभान्वित किया जाता है। मैं यहाँ पे मशरूम की ट्रेनिंग लेने आई हूँ सर। जैसे हमने पहले भी इसका प्लांट लगाया है मशरूम का घर पे मेरी मम्मी ने, तो इसके बारे में ज़्यादा बेसिक नॉलेज के लिए यहाँ पे, क्योंकि इन फ्यूचर इसकी खेती जो है सबसे यूज़फुल होती है। इसमें ज़्यादा मेहनत का काम भी नहीं होता है और सबसे बेस्ट रहती है इसकी खेती करने के लिए। क्या क्या सीख रहे हैं आप? इसमें सर हम सीख रहे, बीज तैयार करना सीख रहे, स्पोन तैयार करना सीख रहे और इसकी जो भी खेती होती है प्रोडक्शन कैसे करते हैं वो सब सिखा रहे हैं हमको। प्रतिभागियों ने इस शिविर को बेहद लाभकारी बताया। तो मैं नई ट्रेनिंग करने आया हूँ सोलन में, तो मेरा आगे का प्लान है कि मैं अपना प्लांट मशरूम का खोलूँगा जिससे रोजी रोटी चले और औरों को भी इसका आगे बताऊंगा कि इसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या नहीं है। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। शिक्षा में डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सीक्रेट सोलन में 5 दिवसीय ई कंटेंट डेवलपमेंट पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न संकायों से 40 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। अधिक जानकारी देते हुए SCERT सोलन की कार्यकारी प्रधानाचार्य रजनी सांख्यान ने बताया कि इस 5 दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न संकायों के प्रतिभागियों को ई कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करने को लेकर किन चीजों को ध्यान रखना है, इसके बारे में इस कार्यशाला में विस्तार से बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह सारा कंटेंट दीक्षा ऐप पर अपलोड होगा जो कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में सीक्रेट द्वारा बनाया गया है। कुछ NCERT द्वारा बनाया गया था और कुछ हमारे स्टेट के खुद के टीचर्स ने, आप सब लोगों ने मिलकर बनाया और उसको रेगुलर टीचिंग, ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द इम्पोर्टेंस ऑफ द टीचर्स। टीचर हमेशा सेंटर पे, को कभी भी ऐसे
थ्रेट की तरह महसूस नहीं करना है कि सब स्कूल लेक्चरर्स सभी विषयों के 40 प्रतिभागी इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं और उनको ई कंटेंट डेवलपमेंट पर जानकारी प्रदान की जाएगी। विभिन्न टेक्नोलॉजीज़, विभिन्न ऐप्स या किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ई कंटेंट डेवलप करते हुए, इसकी जो है प्रक्रिया की सारी जानकारी इस कार्यशाला में दी जाएगी। और दीक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में NCERT द्वारा बनाया गया है और इस पर हर तरह का स्कूली पाठ्यक्रम से संबंधित ई कंटेंट अपलोड किया जा सकता है और जो कि अध्यापकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं इवन पेरेंट्स के लिए भी अवेलेबल रहता है। कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करके कंटेंट को एक्सेस कर सकता है और अपने पठन पाठन की क्रिया को जो है वो सुचारू और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है। वहीं प्रशिक्षण लेने आए प्रशिक्षुओं ने बताया कि इस कार्यशाला से उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। स्टेट रिसोर्स ग्रुप के लिए आयोजित की जा रही इस कार्यशाला में ई कंटेंट डेवलपमेंट की विभिन्न तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल कर उन्हें ई कंटेंट को तैयार करने में आसानी होगी, जो कि दीक्षा ऐप पर चढ़ाया जाएगा, जिसका सीधा लाभ छात्रों, अध्यापकों व छात्रों के परिजनों को होगा। सब कुछ स्टैंड स्टिल पे हो गया। अब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चों के साथ सारा कनेक्शन टीचर्स का कट गया। हर घर पाठशाला हमारी स्टेट में एक पोर्टल जो था वो समग्र शिक्षा की पहल पे बनाया गया, वो निरंतर चलता। आज हम यहाँ पे 5 दिन की ई कंटेंट पर वर्कशॉप अटेंड करने आए हैं और जिसमें हमें ई कंटेंट बनाने में जो क्वालिटी है उसके ऊपर फोकस करना है, उसके ऊपर ये वर्कशॉप करवाई जा रही है। जितना भी जो दीक्षा ऐप पर हम कंटेंट अपलोड करेंगे ये सभी उसी दिशा में हमसे काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इसका बच्चों को, स्टेट के बच्चों को और अध्यापक साथियों को बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। जिला मंडी के सदर विधानसभा क्षेत्र के पंचायत कसान की हरिजन बस्ती रछोड़ा के करीब 1500 लोगों को रोड होने के बावजूद आज भी न बस की सुविधा मिल पाई है और न ही गैस सिलेंडर की गाड़ी गैस सप्लाई करने के लिए जाती है, जिससे वहां के स्थानीय निवासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कसान पंचायत के स्थानीय निवासी भागचंद ने बताया कि गाँव कसान में रछोड़ा तक 2004 में सड़क का निर्माण किया गया था और 2017 में इस सड़क की टायरिंग की गई थी, परंतु टायरिंग होने के 6 वर्षों के बाद भी आज तक इस गांव के लिए न ही कोई बस आती है और न ही गैस सिलेंडर की सप्लाई के लिए आती है, जिससे ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सड़क की लंबाई मेन रोड कोटली तक करीब 5 किलोमीटर है और वहां से घर तक सामान लाने के लिए 40 से 50 रुपए खर्च करने पड़ते हैं और कई बार बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए टैक्सी के माध्यम से ले जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि हरिजन बस्ती में कुछ लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और वे टैक्सी करने में असमर्थ हैं। वे लोग पैदल चलकर बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को मेन रोड तक पहुंचाते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक अनिल शर्मा से मांग की है कि लोक निर्माण विभाग को शीघ्र आदेश जारी किए जाए कि इस रोड का जल्द ट्रायल लिया जाए, ताकि इस रोड पर लोगों को बस और गैस सिलेंडर की सुविधा घर द्वार पर मिल सके। हमारे मंत्री के द्वारा सड़क 2004 में हरिजन बस्ती छोड़ की ये निकाली गई। इसमें अनुमानित लागत 166.34 लाख है और 2017 तक विभाग द्वारा 120.24 लाख रुपए खर्च किया गया है और 2017 में टायरिंग वर्क कंप्लीट किया गया है और 2021 में PWD द्वारा बस ट्रायल करवाया गया, लेकिन वहाँ सफल किन्हीं कारणों से असफल नहीं रहा और गैस गाड़ी यहाँ आती नहीं क्योंकि अभी रोड पास नहीं हुआ है। 19 साल इस रोड को निकले हुए हो गए। हमारे मंत्री जी से या विधायक आजकल जो हैं अनिल शर्मा जी, उनसे अनुरोध है कि विभाग को सख्त
निर्देश शीघ्र देने की कृपा करें और इस पंचायत में 1500 लोग या 1500 लोग और लोगों को गैस सुविधा लाने में कठिनाई हो रही है। लगभग एक सिलेंडर के लिए 40 रुपये खर्च करना पड़ता है। बस ना होने से हमें सिलेंडर प्राइवेट गाड़ी में उचित जहाँ गैस की गाड़ी आती है वहाँ के लिए प्राइवेट गाड़ी करनी पड़ती है और अस्पताल के लिए दूर जाना पड़ता है। कभी कई बुजुर्ग या महिलाएं बीमार हो जाती हैं तो उसके लिए अपनी प्राइवेट गाड़ी या एम्बुलेंस के मेन रोड के लिए पहले पैदल जाना पड़ता है। अपने विधायक जी से यह मांग करते हैं कि इसमें शीघ्र बस ट्रायल किया जाए और बस लगवाने की कृपा करें ताकि इस 1500 आबादी वाले पंचायत को अधिक फायदा 1500 लोगों को जनता को लाभान्वित किया जाए। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।